नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने ये चैनल बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाबी हुए हैं और आपका सहयोग रहा तो बिल्कुल पूरे कामयाब ज़रूर होंगे। आज का जो वीडियो है वो आधारित है मैट्रिक्स वीडियो सीरीज़ पर। मैट्रिक्स वीडियो सीरीज़ के 9 लेसन हमने पहले देख चुके हैं, जिसमें हमने मैट्रिक्स के बारे में काफ़ी कुछ जाना। मैट्रिक्स क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या इसकी संक्रियाएं होती हैं, क्या इसकी संक्रियाओं की प्रॉपर्टीज़ होती है, वो सब हमने पढ़ा। आज हम कुछ 3 नए प्रकार के बारे में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी मैट्रिक्स की 3 नई चीज़ें हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो यदि आपके मैट्रिक्स कहीं भी सिलेबस में है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, ताकि आपको इसकी हर चीज़ आपको समझ में आए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक करना ही है, और उसके बाद अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करना है, ताकि आपके सभी दोस्त इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, कोई भी व्यक्ति मैथमेटिक्स की नॉलेज के बिना नहीं रहना चाहिए जिसको इसकी आवश्यकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज के वीडियो में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। शून्य भाजक यानी जीरो के डिवाइज़र, धन पूर्णांक घातांक यानी किसी भी मैट्रिक्स का पूर्णांक, धन पूर्णांक की जो घात होती है उसका क्या होता है, और परिवर्त मैट्रिक्स यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स वो क्या होता है। ये 3 चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहली चीज़ शुरू करते हैं। देखिए, पहली चीज़ है शून्य भाजक। क्या होती है शून्य भाजक? वैसे तो ये तीनों चीज़ें बहुत छोटी हैं, मतलब टॉपिक वाइज देखें तो बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन ये काम आती हैं बड़े बड़े थ्योरम्स में, बड़े बड़े क्वेश्चंस में, तो आपको बहुत ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं जीरो डिवाइज़र। क्या बोलते हैं? जीरो डिवाइज़र। देखिए, जीरो का मतलब होता है शून्य, जीरो, और डिवाइज़र का मतलब होता है कि उसके भाग में जब हम किसी से भाग देते हैं तो उसको डिवाइज़र बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो डिवाइज़र क्या होता है, आपको क्या मानना है कि 2 मैट्रिक्स आपके पास, क्या मानना है आपको कि आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं। यदि 2 मैट्रिक्स आपके पास इस तरह की हो कि ए व बी की गुणा क्या आ जाए, जीरो आ जाए, यानी आपने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की मल्टीप्लाई करी, वो आपके पास क्या आ गई, जीरो आ गई। जीरो का मतलब यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, शून्य का मतलब यहाँ पे शून्य मैट्रिक्स है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें समस्त एलिमेंट क्या हो, जीरो। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ए और बी की गुणा की वो जीरो आ गया। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि ए इज इक्वल टू जीरो अपॉन बी, यानी ये जीरो का डिवाइजर है क्योंकि जीरो से भाग दे रहा है। और इसी तरह से बी भी क्या है, बी को आप लिख सकते हो जीरो अपॉन ए, मतलब बी भी यहाँ पे क्या है, जीरो से ए में डिवाइजर जा रहा है, यानी ये ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो के डिवाइजर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ऐसी 2 मैट्रिक्स जिसका मल्टीप्लाई जीरो आ जाए, शून्य मैट्रिक्स आ जाए, तब वे मैट्रिक्स ए व बी क्या कहलाएंगी, शून्य भाजक कहलाएंगी, या शून्य के भाजक कहलाएंगी, या ये जीरो डिवाइजर कहलाएंगी। ठीक है, अब कैसे कहलाएंगी अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से बात आराम से क्लियर होती है। सपोज एक कोई एग्जांपल मैंने लिया, एक कोई ए मैट्रिक्स है 1 3 और 1 3, ये मैंने कोई एक मैट्रिक्स ली। ठीक है, बी मैट्रिक्स, दूसरी मैट्रिक्स मैंने ली -1 और 1 1 और -1। ये दोनों जो ए और बी मैट्रिक्स है ये मैंने अपने मन से नहीं मानी, क्योंकि ये मैट्रिक्स इस यहाँ के उदाहरण के लिए ये मैट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए जिनका मल्टीप्लाई जीरो आए। तो ये मैंने किसी बुक से एग्जांपल लिया है जिसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, जीरो। अब हम देखते हैं। तो सपोज ए मैट्रिक्स ये रही, बी मैट्रिक्स ये रही। अब यहाँ पे आप क्या करो, ए और बी की मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई के लिए मैंने आपको बताया था, ये 2/2 है, ये भी 2/2 है, इसमें 2 पंक्ति है, इसमें 2 कॉलम है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो करो, 1 की गुणा -1 से करोगे तो -1 इंटू 1 -1, फिर 1 की गुणा यहाँ पे 1 से करोगे यानी कि +1। ठीक है, फिर पहली पंक्ति की दूसरे कॉलम से करोगे तो 1 की गुणा 1 से, 1 की गुणा 1 से करोगे तो 1, 1 की गुणा -1 से करोगे तो -1, होगी दोनों कॉलम खत्म। अब दूसरी पंक्ति की पहले कॉलम से करोगे, 3 की गुणा -1 से करो तो -3, 3 की गुणा +1 से करो तो +3। अब दूसरी पंक्ति की दूसरे कॉलम से करो तो 3 की गुणा 1 से करो 3, 3 की गुणा -1 से करो -3। ये आपके पास आ गया। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -1 + 1 0, 1 में से 1 गया 0, -3 + 3 0, और 3 में से 3 गया 0। ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई। अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें सारे एलिमेंट 0 है, मतलब ये आपकी कहलाएगी शून्य मैट्रिक्स। इसका मतलब ए और बी की जो मल्टीप्लाई है वो क्या हो गया, 0, यानी ए और बी जो होंगे वो क्या होंगे, शून्य के भाजक या जीरो डिवाइज़र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, बहुत छोटा है।
तो ये होते हैं जीरो डिवाइजर, यानी किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर जीरो आ जाए, शून्य मैट्रिक्स आ जाए, जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो वो दोनों क्या कहलाते हैं, जीरो के डिवाइजर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, अलग अलग एग्जाम्स में वगैरह में पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा जो आज का टॉपिक है वो है धन पूर्णांक घातांक। ठीक है, ये देखिए अपने देखा था घन पूर्णांक घातांक। अब यहाँ पे देखिए ये धन है, धन, घन नहीं है, धन है, धन पूर्णांक घातांक। ठीक है, तो धन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव, यानी यहाँ पर हमें हमेशा पॉजिटिव नंबर लेना है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरे पूरे, यानी बिना पॉइंटों के। ठीक है, या इंटीजर वैल्यू हम कह सकते हैं, हमें इंटीजर वैल्यू लेनी है। और घातांक का मतलब होता है पावर, यानी यहाँ पे हम मैट्रिक्स की पावर फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम क्या ज्ञात करेंगे, मैट्रिक्स की घात ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब मैट्रिक्स की घात कैसे ज्ञात करेंगे, सपोज कोई मैट्रिक्स ए है, सपोज कोई मैट्रिक्स क्या है, ए। अब सपोज यदि हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, अब हमें अगर ए की घात दो ऐसी मैट्रिक्स ज्ञात करनी है, ए की घात दो, तो हम क्या करेंगे, ए की मैट्रिक्स ए से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की घात दो। अगर हम ए की घात तीन निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, ए की ए से जब गुणा की थी तो ए स्क्वायर आएगा, इस ए स्क्वायर की वापस हम क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ए की घात तीन आ जाएगी। इस प्रकार हम ए की कोई भी घात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जितनी बार भी आपको ज्ञात करनी है तो आप क्या करो, उसको उतनी बार ही मल्टीप्लाई करते जाओ। तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए ये तीन या चार से ज़्यादा घात कभी भी क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपको मैट्रिक्स की घात या मैट्रिक्स की पूर्णांक घात ए स्क्वायर, ए क्यूब, ये जब भी आपको ज्ञात करनी है तो मैं उस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में क्या रूल है कि पहले मैट्रिक्स की पंक्ति और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर पहली मैट्रिक्स भी वही है, दूसरी मैट्रिक्स भी वही है, तो इसकी पंक्ति और कॉलम बराबर कब होंगे, जब ए क्या होगी, वर्ग मैट्रिक्स होगी। जब ए क्या होगी, वर्ग मैट्रिक्स। और वर्ग मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर पंक्ति और कॉलम दोनों क्या होते हैं, बराबर, एम और एन की वैल्यू दोनों में क्या होती है, बराबर। तो हमेशा जब भी घात निकलेगी वो हमेशा एक वर्ग मैट्रिक्स की निकलेगी। घात जब भी आप निकालोगे किसकी निकालोगे, एक वर्ग मैट्रिक्स की। अगर वो वर्ग मैट्रिक्स नहीं है, मतलब पंक्ति या कॉलम की संख्या बराबर नहीं है, तो उसकी उससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकती और उसकी घात नहीं निकल सकती। तो घात हमेशा किससे निकलेगी, वर्ग मैट्रिक्स से। ठीक है, तो धन घातांक पूर्णांक यही है कि आपको कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, वर्ग मैट्रिक्स, आपको उसकी कोई घात ज्ञात करनी है, दो या तीन या चार, तो आपको पहले उस मैट्रिक्स की उसी मैट्रिक्स से गुणा करेगी, आपके पास आ जाएगी ए की घात दो। फिर ए की घात दो को ए से गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगी ए की घात तीन। फिर ए की घात चार ज्ञात करने के लिए आप ए की घात तीन को ए से गुणा करो तो आपके पास आ जाएगी ए की घात चार। तो जितनी भी घात करनी है आपको वो आगे से आगे वो क्रम चलाना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में तीन या चार से ज़्यादा जो घात ज्ञात करनी नहीं पूछते कभी भी। ठीक है, अब यहाँ पर ये करने के बाद इसके कुछ नियम हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। पहला नियम क्या है, पहला नियम है कि अगर a की पावर m है, ठीक है, और a की पावर n है, यानी कोई मैट्रिक्स है, आपने पहले उसकी m पावर ज्ञात कर ली, फिर उसकी n पावर ज्ञात कर ली, तो जब उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो a की पावर m प्लस n, यानी दोनों की घात के बराबर का जो आंसर आएगा वो उसके बराबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक नियम आप ध्यान से देखिए, संख्याओं में घातांक हमने पढ़ी थी, रीट परीक्षा के जो वीडियो थे उसमें हमने घातांक पढ़ा था। तो घातांक में संख्याएं जो होती हैं या कोई भी इस तरह से जब बीजीय पदों की गुणा होती है तो जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। यहाँ पर भी हम मैट्रिक्स को आधार माने तो आधार समान है तो घातें यहाँ पे क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी। तो मैट्रिक्स एलजेब्रा में एलजेब्रा के सारे नियम लगते हैं, तो ये नियम भी वहाँ पर लगेगा। ठीक है, कई बार डायरेक्ट ये नियम पूछ सकते हैं। दूसरा नियम आपको क्या ध्यान में रखना है कि कोई मैट्रिक्स है ए और इसकी पावर आपने ज्ञात करी m, वो जो मैट्रिक्स आई उसको वापस से आपने n टाइम मल्टीप्लाई करके उसकी पावर n ज्ञात की, तो ये, या फिर आप किसी मैट्रिक्स a है उसकी पहले पावर n ज्ञात कर लो और बाद में उसकी पावर n ज्ञात कर लो, या किसी मैट्रिक्स में आप m और n दोनों की गुणा कर दो और बाद में वो जो आए उसकी पावर ज्ञात कर लो, तो तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, यानी कि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है वो, या पहले आप इस पावर कर लो ये भी मल्टीप्लाई हो जाइए, तो ये तीनों में एक ही आंसर आएगा, एक ही बात होगी। और ये का ये नियम सामान्य एलजेब्रा में भी लगता है, घातांक में भी लगता है, और ये का ये नियम मैट्रिक्स में भी लगेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था मैट्रिक्स एलजेब्रा में एलजेब्रा के सारे नियम लगते हैं। कहीं कहीं जो एक दो जगह ऐसा हो सकता है कि ना लगे, बाकी हर जगह मैट्रिक्स एलजेब्रा के नियम लगते हैं। ठीक है, और एक आपको और बात इसमें ध्यान रखनी है जो एक बिल्कुल विशेष बात है। विशेष बात क्या है कि आई जो मैट्रिक्स होती है, आई का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, 1 1 हो। जैसे 3/3 की यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, ये। इसकी यूनिट मैट्रिक्स की जब डेफिनेशन मैंने बताई थी दूसरे वीडियो में, तो उसमें मैंने बताया था ये 3/3 की
यूनिट मैट्रिक्स है। तो यूनिट मैट्रिक्स की आप कोई भी पावर ज्ञात करो, चाहे 2 करो, चाहे 3 करो, चाहे 4 करो, उसका मान आई के इक्वल ही होता है, यानी वही रहती है। क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पे 1 से डिनोट है, और 1 की पावर आप कुछ भी कर दो, चाहे 10 कर दो, तो उसका मान 1 ही आएगा। इसी तरह से यूनिट मैट्रिक्स की पावर आप कुछ भी रख दो तो उसके वैल्यू हमेशा क्या आएगी, वही आएगी, यूनिट मैट्रिक्स ही आएगी, आई ही आएगी। तो इस नियम को हम यूँ लिखते हैं कि आई यूनिट मैट्रिक्स है, इसकी पावर m इज इक्वल टू वापस आई। m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है ये। तो ये हो गया धन पूर्णांक घातांक, यानी किसी भी मैट्रिक्स की, किसी भी वर्ग मैट्रिक्स की हमें धन पूर्णांक ज्ञात करनी हो तो उसको उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे उतनी बार जितनी बार हमें उसका स्क्वायर, क्यूब या पावर 4 ज्ञात करनी हो। उसके बाद जो मैट्रिक्स अलजेब्रा के नियम होते हैं वो सारे इसमें लगते हैं, नॉर्मल अलजेब्रा के नियम सारे यहाँ पे घातांक नियम इसमें लगेंगे। और यूनिट मैट्रिक्स का ध्यान रखना है, यूनिट मैट्रिक्स की पावर m है तो वापस वो यूनिट मैट्रिक्स ही आती है, क्योंकि उसके एलिमेंट 1 1 ही होते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा टॉपिक। और तीसरा जो टॉपिक आज में करना है वो है परिवर्त मैट्रिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले सवालों में ये बहुत काम आएगा, तो इसे भी देख लेते हैं। परिवर्त मैट्रिक्स, देखिए ये बहुत सिंपल है, इंग्लिश में से बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स या ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो परिवर्त का मतलब क्या होता है। परिवर्त का मतलब आप परिवर्तन से मान सकते हो, यानी किसी मैट्रिक्स में अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर दें तो वो उसका परिवर्त मैट्रिक्स बन जाएगी। या ट्रांसपोज का मतलब उसको थोड़ा सा ट्रांसफर कर दे। कैसे परिवर्तन करना है, परिवर्तन सिंपल सा है, m होती है नंबर ऑफ रो, n होती है नंबर ऑफ कॉलम। आपको रो और कॉलम को एक्सचेंज करना है। क्या करना है, रो और कॉलम को एक्सचेंज करना है। जो रो है उसे कॉलम बना दो, जो कॉलम है उसे रो बना दो। यानी हम इसको यूँ कह सकते हैं कि जो भी पंक्ति है उसे तो स्तंभ बना दो। इंग्लिश में अगर बात करें, जो भी पंक्ति है उसे स्तंभ बना दो और स्तंभ को क्या बना दो, पंक्ति। या इंग्लिश में बात करें तो जितने भी रो हैं उसको कॉलम बना दो और जितने भी कॉलम है उसको रो बना दो, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, परिवर्त मैट्रिक्स या ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाएगा। कैसे, देखिए सपोज मैंने कोई एग्जांपल लिया, एग्जांपल में मैंने एक मैट्रिक्स ली ABCDE और F। ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो ये 3/2 की एक मैट्रिक्स है। मेरे को इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को मैं लिखूंगा A का ट्रांसपोज। मैट्रिक्स A है और इसके ऊपर मैंने हल्का सा T लगा दिया, मतलब इसका मैं ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगी, इसकी रो को कॉलम बना दो। पहली रो इसकी क्या है, AB, तो उस AB को पहला कॉलम बना दो। दूसरी रो है CD, तो उसको दूसरा कॉलम बना दो। तीसरी रो है EF, तो उसको तीसरा कॉलम बना दो। इस तरह से तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, इसकी ट्रांसपोज। और यहाँ पर ये 3/2 की है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा 2/3 की। क्यों, क्योंकि जो रो है वो कॉलम बन गया और जो कॉलम है वो रो बन गया। तो इस प्रकार होती है परिवर्त मैट्रिक्स या ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में बिल्कुल सिंपल है, आपको रो को परिवर्तन करके स्तंभ बनाना है और कॉलम को रो बनाना है। जैसे यहाँ पर है, ये मैट्रिक्स है ABCDEF, इसको 3/2 है, आप इस रो को आपने कॉलम बना दिया। एक एग्जांपल और इसका देख लेते हैं। सपोज कोई बी मैट्रिक्स है 5 4 3 2 1 0 9 5 4, ये कोई मैट्रिक्स है 3/3 की। तो इसमें आपको वही करना है, बी का ट्रांसपोज। अब देखिए 5 4 3 रो थी, इसको कॉलम बना दो, 2 1 0 इसको कॉलम बना दिया, 9 5 4 इसको कॉलम बना दिया। इस तरह से क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। ठीक है, या इसको सिंबॉलिकली अगर समझें, कोई मैट्रिक्स है ए। अब देखिए ए को हमने इस तरह से लिखा था, आई और जे के क्रम में। आई और जे इसकी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम थी, जितने भी नंबर ऑफ रो नंबर कॉलम होंगे इस तरह से एलिमेंट बनते जाएंगे। तो शॉर्टकट सिंबॉलिकली हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर टी, यानी ए का ट्रांसपोज जो होगा वो AJI होगा। बस आई जगह आपने क्या कर दिया, JI, मतलब जो कॉलम है उसको रो बना दो, रो को कॉलम बना दो, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स या परिवर्त मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर परिवर्त मैट्रिक्स जो है वो वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन परिवर्त मैट्रिक्स के कई बार एग्जाम्पल आते हैं और एग्जाम्पल में आपको जो इसके सवाल आते हैं उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, इसके जो नियम होते हैं वो नियम ध्यान में रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसके नियम जो हैं वो आपको थोड़े से मैं बता दूं, एक दो। क्या नियम है इसके, नियम कह दो, रूल कह दो, प्रॉपर्टी कह दो, कुछ भी कह दो। देखिए पहला जो नियम है, पहला नियम क्या है इसका, कि यदि कोई दो मैट्रिक्स है A और B, ठीक है, आपने इन दोनों को प्लस किया,
आपने इन दोनों को क्या किया, प्लस किया, और फिर प्लस आने के बाद जो मैट्रिक्स आई उसका ट्रांसपोज किया। या फिर आप पहले ए का ट्रांसपोज कर दो और बी का ट्रांसपोज कर दो और फिर दोनों को प्लस कर दो, एक ही बात है। यानी आपने पहले जोड़ा बाद में ट्रांसपोज किया, या पहले ट्रांसपोज कर दो बाद में जोड़ दो, तो दोनों में एक ही बात होगी, ठीक है, वो आंसर दोनों में सेम आएगा। दूसरी बात, यही चीज़ घटाव में लगती है। यही चीज़ किस में लगती है, मैट्रिक्स के घटाव में या मैट्रिक्स के वैकलन में। आपने पहले घटाया बाद में ट्रांसपोज किया, या पहले ट्रांसपोज करके बाद में घटा दो, तो दोनों ही कंडीशन में बात एक ही है, ठीक है। तीसरी बात आती है मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लाई में जब आप ए और बी की मल्टीप्लाई पहले करते हो और बाद में उसका ट्रांसपोज करते हो, तो इस कंडीशन में उल्टा हो जाता है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। मतलब ए और बी को पहले आपने मल्टीप्लाई किया फिर ट्रांसपोज किया, और फिर यदि आपने ए और बी को पहले ट्रांसपोज किया बाद में मल्टीप्लाई किया, तो बी का ट्रांसपोज को पहले रखने पर और ए के ट्रांसपोज को बाद में रखने पर मान सेम आएगा। तो इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हो, ए और बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये उल्टा हो जाता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। एक पावर वाला रूल है, वो भी आपको ध्यान रखना। यदि कोई मैट्रिक्स ए है, आपने इसका ट्रांसपोज किया और वापस से यदि आपने इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो वापस से वो वही मैट्रिक्स बन जाएगी, क्योंकि रो को आपने कॉलम में चेंज किया, कॉलम में चेंज करके वापस रो में चेंज कर दिया, तो वापस पहले वाला बात आ गई। यानी ये वही हुआ कि आपने एक चीज़ को उल्टा किया, वापस उल्टा करते वो सीधी होगी। तो ये चीज़ है, ठीक है। और इसके अलावा गुणा का जो नियम था, ये तो मैट्रिक्स गुणा का था, एक अदिश गुणा का नियम और होता है। यानी कोई मैट्रिक्स थी ए, आपने उसको के से गुणा किया और फिर बाद में आपने उसका ट्रांसपोज किया, या आप पहले उसका ट्रांसपोज कर दो और बाद में उसको के से गुणा कर दो, तो दोनों ही कंडीशन में एक ही बात होती है। पहले अंदर गुणा करी बाद में ट्रांसपोज किया, या पहले ट्रांसपोज करके बाद में उससे गुणा कर दो, तो वो एक ही बात होती है। तो ये पांचों नियम जो हैं मैट्रिक्स के ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के, और जोड़ में, घटाव में, गुणा में, अदिश गुणा में, सब में लागू होते हैं। तो ये थोड़े से नियम है जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के हैं। बिल्कुल आसान है, बहुत ही सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। आपके मैट्रिक्स के जब सॉल्व करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने देखे 3 टॉपिक, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, धन पूर्णांक के घातांक, वर्ग मैट्रिक्स के, और शून्य के भाजक। तो ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक आपको करना ही है, और अपने सभी दोस्तों को इसको शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।